हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। हम लोग यहां पर संविधान पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि भारत शासन अधिनियम 1858 में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि भारत शासन अधिनियम 1858 में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। यह जो अधिनियम लाया जाता है मुख्य रूप से 1857 की क्रांति के बाद लाया जाता है। और हम लोगों ने ये देखा कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन प्रशासन पूरा छीन लिया जाता है और भारत में पूरा का पूरा शासन व्यवस्था जो होता है वह ब्रिटेन के सम्राट के हाथों में दे दिया जाता है। या ये भी कह सकते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीन कर ब्रिटेन के क्राउन या ताज के हाथों में दे दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि अब पूरा का पूरा जो भारत में शासन व्यवस्था चलाया जाएगा वह ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था के अनुसार चलाया जाएगा। और ये कहा गया कि भारत में ठीक उसी प्रकार से नियम और कानून बनाए जाएंगे, यहाँ के जनता को ठीक उसी प्रकार से अधिकार दिए जाएंगे जिस प्रकार से ब्रिटेन के सरकार को अधिकार दिया गया है, ब्रिटेन की जनता को अधिकार दिया गया है। जिस प्रकार से ब्रिटेन में नियम और कानून बनाए जाते हैं उसी प्रकार से यहाँ भी बनाए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप लोग एक बात ये समझिएगा कि 1858 के पहले जो अधिनियम लाए जाते हैं वह मुख्य रूप से ब्रिटेन की जनता के दबाव के कारण लाए जाते हैं। जिस प्रकार से ब्रिटेन की जनता वहाँ के सरकार पर दबाव डालती थी उसी प्रकार से अधिनियम लाए जाते थे। लेकिन 1858 के बाद जो अधिनियम लाए जाते हैं वह मुख्य रूप से भारत की जनता के दबाव के कारण लाया जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे भारत की जनता के द्वारा दबाव डाला जाता है ब्रिटिश सरकार के ऊपर, उसी के अनुसार यहाँ पर अधिनियम लाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि 1858 के माध्यम से ये कह तो दिया गया कि यहाँ पर शासन व्यवस्था जो चलेगा पूरा का पूरा संसदीय व्यवस्था के अनुसार ठीक उसी प्रकार से चलेगा जिस प्रकार से ब्रिटेन में चलती है। लेकिन वास्तव में यहाँ पर कोई भी ऐसी शासन व्यवस्था नहीं चलती है और यहाँ के नागरिकों को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाता है। जब अधिकार नहीं दिया जाता है तो उस समय के जो भी उदारवादी राष्ट्रवादी नेता होते हैं वह यह मांग करते हैं कि जिस प्रकार से ब्रिटेन के नागरिकों को अधिकार दिया गया है, जिस प्रकार से ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था चल रही है, जिस प्रकार से वहाँ से नियम और कानून बनाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी नियम और कानून बनाए जाएं। चूँकि यहाँ पर शासन व्यवस्था जो है भारत के ऊपर चल रहा है, भारत की जनता के ऊपर किया जा रहा है, इसलिए भारत के लोगों को भी नियम और कानून बनाने वाले विधायी परिषद में शामिल किया जाए। ठीक है, और भी विभिन्न प्रकार की जब यहाँ पर अधिकार मांगे जाते हैं तो इसी को देखते हुए 1861 में एक अधिनियम लाया जाता है जिसे कहा जाता है 1861 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1861 का भारत शासन अधिनियम कह सकते हो या 1861 का भारत परिषद अधिनियम, कुछ भी कह सकते हो। बस ये याद रखिएगा कि हाँ कब लाया गया था, तो 1861 में लाया गया था। तो 1858 के बाद 1861 में जो प्रावधान लाए जाते हैं या जो कानून लाया जाता है उसमें देखेंगे कि क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। हम लोग देखेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है दोस्तों, थोड़ा समझिएगा। इसको समझने से पहले जैसे वर्तमान समय की बात किया जाए, हमारे संवैधानिक प्रमुख की बात किया जाए तो हमारा संवैधानिक जो प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति की सहायता के लिए ही एक मंत्री परिषद होता है और यह जो राष्ट्रपति होता है इसी मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार जो है कार्य करता है। ठीक है, और इस मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के अलावा भी कई विभाग होते हैं, जैसे रक्षा मंत्री होता है, विदेश मंत्री होता है, गृह मंत्री होता है और इसी प्रकार के बहुत सारे विभाग होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मान लीजिए अगर प्रधानमंत्री को जो विभाग दिया गया हो, जैसे परमाणु हो गया, कुछ भी हो गया विभाग दिया गया हो, या रक्षा मंत्री को रक्षा से संबंधित जो विभाग दिया गया हो,
तो इस विभाग से संबंधित, जैसे रक्षा मंत्री को रक्षा विभाग दिया गया है, तो रक्षा विभाग से संबंधित जो अंतिम फैसला लिया जाएगा वह रक्षा मंत्री के द्वारा ही लिया जाएगा। इसी प्रकार विदेश मंत्री जो होता है, विदेश संबंध में जो अंतिम फैसला लिया जाएगा वह विदेश मंत्री के द्वारा लिया जाएगा। गृह मंत्री का मतलब ये है कि गृह मंत्रालय से संबंधित कोई भी कार्य होगा, जैसे वर्तमान समय में कोरोना की बात किया जाए, ठीक है, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ जाएगा। कहने का आशय ये है कि जिस भी विभाग के अंतर्गत जो भी कार्य होंगे उस पर जो अंतिम फैसला लिया जाएगा वह उसी विभाग के मंत्री के द्वारा लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वह उस विभाग का प्रमुख होता है, ठीक है, वह उस विभाग का प्रमुख होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने एक व्यवस्था शुरू किया था। देखते हैं वह व्यवस्था क्या है। एक व्यवस्था शुरू किया था जिसमें यह कहा गया था कि वास्तव में जो हमारी, याद रखिएगा ये लॉर्ड कैनिंग कौन था, ये तत्कालीन वायसराय था। इसने जो व्यवस्था शुरू किया था इसमें कहा गया था कि जो वायसराय की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी है उसके सभी विभागों को अलग कर दिया जाए, और जो 4 के चारों सदस्य हैं सभी को अपना अपना एक अलग अधिकार दे दिया जाए। कहने का मतलब ये है जो 4 सदस्यीय कार्यकारिणी थी, 4 सदस्यीय कार्यकारिणी थी, इसमें जितने भी सदस्य थे, मान लीजिए कोई था, मान लीजिए एक था, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया। तो ये 4 के चारों सदस्यों को किसी को मान लीजिए रक्षा मंत्री दे दिया गया, किसी को गृह मंत्री दे दिया गया, किसी को वित्त मंत्री दे दिया गया, वित्त मंत्रालय दे दिया गया, किसी को रक्षा मंत्री का पद दे दिया गया। और यह कहा गया कि इस मामले में जो आप अंतिम फैसला लिया जाएगा वह आपके द्वारा ही लिया जाएगा। इसके पहले क्या किया जाता था, जो 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी और वायसराय हुआ करते थे, ये 5 लोग मिलकर फैसला लेते थे। ये 5 लोग मिलकर फैसला लेते थे कि हाँ इस तरह से किया जाए। किसी के विभागों का बंटवारा नहीं किया गया था। लेकिन 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने यह प्रावधान किया कि हाँ सभी के विभाग अलग कर दिया जाए और उस विभाग में जो अंतिम फैसला लिया जाएगा वह उसी के द्वारा लिया जाएगा। ये तो 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने किया था, ये प्रावधान किया था, ये सिस्टम बनाया था। लेकिन वायसराय तो इसे एक कानून में बदल नहीं सकता था, क्योंकि वायसराय का तो मुख्य काम सिर्फ यही था कि शासन प्रशासन को लागू करे। यहाँ पर शासन प्रशासन को सिर्फ ये लागू करने का काम करता था, क्योंकि यह सिर्फ कार्यपालिका का काम करता था, ठीक है। कानून बनाने का काम या तो केंद्रीय विधायिका के पास थी, या तो ब्रिटेन के सम्राट के पास थी, या कह सकते हो ब्रिटेन की संसद के पास थी। इसका मतलब ये था कि इसे जो कुछ भी करना था ये अपनी जानकारी जो है भारत सचिव को देंगे, भारत सचिव को देंगे। अब भारत सचिव जो है इस जानकारी को ब्रिटेन की संसद में रखवाएंगे। जब ब्रिटेन की संसद से पास हो जाएगा तो ये कानून बनेगा, ठीक है। ये जानकारी जो है उसके बाद जो है वायसराय द्वारा भारत सचिव को दिया जाता है, और भारत सचिव इसे ब्रिटेन के संसद में रखवाते हैं। और जब ये ब्रिटेन की संसद में पास हो जाता है तो याद रखिएगा 1861 में जब भारत परिषद अधिनियम लाया जाता है, उसी के माध्यम से इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस व्यवस्था को कहा जाता है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, इसी को कहा जाता है विभागीय व्यवस्था, क्योंकि सभी के विभाग जो है अलग कर दिए जाते हैं। इसी को कहा जाता है समविभागीय व्यवस्था। ठीक है,
इसी को कहा जाता है समविभागीय व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, क्या था दोस्तों, इसी को कहा जाता है पोर्टफोलियो व्यवस्था। तो दोस्तों अगर ये पूछा जाए पोर्टफोलियो व्यवस्था को कानूनी मान्यता कब प्रदान किया गया, तो याद रखिएगा 1861 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से। कुछ भी कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कब लागू किया गया, को कानूनी मान्यता कब प्रदान किया गया तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम से। चाहे मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कहा जाए, चाहे विभागीय व्यवस्था कहा जाए, चाहे समविभागीय व्यवस्था कहा जाए, चाहे पोर्टफोलियो व्यवस्था कहा जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा यह व्यवस्था लाई जाती है, लेकिन कानून नहीं बना होता है। 1861 के माध्यम से यह कानून बन जाता है और 1862 में इसे भारत में लागू किया जाता है। तो अगर ये पूछा जाए लॉर्ड कैनिंग ने कब लाया, तब 1859 में। कानून कब बना, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कानून कब बना, या पोर्टफोलियो व्यवस्था कानून कब बना, तब 1861 के भारत परिषद अधिनियम से। भारत में इसे लागू कब किया गया, तब याद रखिएगा 1862 के माध्यम से, 1862 में किया गया। चूँकि यह व्यवस्था जो होता है लॉर्ड कैनिंग द्वारा दिया जाता है, इसलिए इस व्यवस्था का जो जनक माना जाता है वह लॉर्ड कैनिंग को ही माना जाता है। इस व्यवस्था का जनक जो है कैनिंग को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इस व्यवस्था का जो जनक माना जाता है वह लॉर्ड कैनिंग को ही माना जाता है, जो तत्कालीन वायसराय होते हैं। ये तो पहला पॉइंट था। ठीक है, ये क्या था, पहला पॉइंट था कि 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा लाए गए पोर्टफोलियो व्यवस्था को कानूनी दर्जा दिया गया, जिसे 1862 में भारत में लागू कर दिया गया। ये तो पहला था। दूसरे नंबर पे देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ के जो राष्ट्रवादी नेता थे यह मांग कर रहे थे कि वास्तव में जो विधायी परिषद है उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाए, क्योंकि भारत में किस प्रकार के नियम और कानून की ज़रूरत है, किस प्रकार के नियम और कानून की ज़रूरत नहीं है, ये भारतीयों से अच्छा कोई नहीं बता सकता। ठीक है, इसलिए सबसे पहले विधायी परिषदों में भारतीयों को शामिल किया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह वही विधायी परिषद है जिसका 1853 में गठन किया गया था या प्रावधान किया गया था। इसी को हम लोगों ने देखा था संसद। इस संसद में सबसे पहले किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को भी सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया, तो वह था भारत परिषद अधिनियम 1861। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से ये कहा गया कि वास्तव में जो विधायी परिषद है, जो नियम और कानून बनाती है, ठीक है, जो विधायी परिषद है, या इसी को केंद्रीय विधायी परिषद भी कहा जाता है, सबसे पहले 1861 के माध्यम से ही विधायी परिषदों में भारतीयों को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया। क्या किया गया? भारतीयों को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया। 1861 के माध्यम से ये प्रावधान कर दिया जाता है और 1862 में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक बनारस के राजा पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को इसमें शामिल भी किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो भारतीयों को शामिल किया जा रहा है वह विधायी परिषदों में शामिल किया जा रहा है।
इसके पहले जो कुछ भी था कहीं भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। सबसे पहले विधायी परिषदों में भारतीयों को शामिल किया गया। अभी भी ये जो 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद थी, कानूनों को लागू करने वाली कार्यपालिका परिषद थी, उसमें अभी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। सिर्फ किस में किया गया था? विधायी परिषदों में। इसको थोड़ा मिटा देते हैं तब आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखा कि पहला प्रावधान तो ये किया गया कि पोर्टफोलियो को, शब्द यही प्रयोग किया था इसलिए सिर्फ यही लिख देते हैं, पोर्टफोलियो को मान्यता प्रदान किया गया। हम लोगों ने पूरा देख लिया पोर्टफोलियो क्या है, कि सबके विभाग जो है अलग अलग कर दिए जाते हैं। दूसरे नंबर पर यह देखा कि विधायी परिषदों में भारतीयों को शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने देखा। तीसरे नंबर पर देखा जाए तो वायसराय ने ये कहा, देखिए अभी 1857 की क्रांति हुई है और जनता ज़्यादा से ज़्यादा कभी भी विद्रोह कर सकती है, इसलिए अगर तत्काल कभी नियम और कानून बनाने की ज़रूरत पड़ जाए तो हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अधिकार दिया जाए। तो इस एक्ट के माध्यम से 1861 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से वायसराय को भी बहुत सारे अधिकार जो है दिए जाते हैं। इसी में से एक अधिकार यह था कि अब जो है गवर्नर जनरल जो है, वायसराय जो था, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। वर्तमान समय में बात किया जाए दोस्तों तो 123 के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल राज्यों में अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये कहा गया 1861 के अधिनियम के माध्यम से वायसराय जो है अध्यादेश जारी कर सकता है और इस अध्यादेश की जो अवधि होगी वह 6 माह होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वैसे नियम और कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है, विधायिका को दिया गया है। लेकिन मान लीजिए विधायिका के सत्र न चल रहे हों और अचानक किसी नियम और कानून की ज़रूरत पड़ जाए, तब जो है वायसराय अध्यादेश के माध्यम से एक नियम और कानून बना सकता है। ठीक है, ये था। इसके बाद देखा जाए दोस्तों इसके बाद दोस्तों इसी अधिनियम के माध्यम से वायसराय को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधायी परिषद के सृजन का अधिकार दिया गया। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इसी अधिनियम के माध्यम से ये कहा गया कि आप जो है बंगाल, उत्तर पश्चिम और सीमा प्रांत के लिए भी विधायी परिषद का सृजन कर सकते हो। कि यहाँ पर एक ऐसे विधायिका का गठन कर सकते हो जो वहाँ के लिए नियम और कानून बनाए। चलिए इसी को देखते हुए बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 1886 में और पंजाब में 1897 में विधायी परिषदों का सृजन किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। 5वें नंबर पर दोस्तों देखा जाए तो विकेंद्रीकरण शासन की शुरुआत होती है। विकेंद्रीकरण शासन की शुरुआत होती है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों,
हम लोगों ने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से केंद्रीकृत शासन की शुरुआत होती है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पर बम्बई प्रेसिडेंसी थी, यहाँ पर बंगाल प्रेसिडेंसी थी, यहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंसी थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और ये कहा गया कि ये लोग जो भी नियम और कानून बनाएंगे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रहकर कानून बनाएंगे। लेकिन 1833 के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि इस केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया। मतलब जो पहले बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर को, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को कुछ अधिकार भी दिया गया था, वह पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है और कहा जाता है पूरा का पूरा समूचे भारत के लिए नियम और कानून जो बनाया जाएगा वह बंगाल के गवर्नर, मतलब भारत के गवर्नर जनरल द्वारा बनाया जाएगा, क्योंकि 1833 के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया जाता है। ठीक है, मतलब जिस केंद्रीकृत शासन की शुरुआत 1773 में होती है, 1733 में अपने चरम पर पहुंच जाती है, 1861 के माध्यम से उसे समाप्त कर दिया जाता है और यह कहा जाता है कि अपने लिए नियम और कानून अलग बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं और अलग से भी प्रांतीय शासन की शुरुआत किया जाएगा। अलग से भी प्रांतीय शासन की शुरुआत किया जाएगा। ये जो था वास्तव में अलग से प्रांतीय शासन की शुरुआत ही थी। ठीक है, ये किया गया। अगर ये पूछा जाए कि वास्तव में विकेंद्रीकरण शासन की शुरुआत कब से होती है, तब होता है 1861 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने देख लिया। दोस्तों 1861 में ही एक अधिनियम लाया जाता है, भारत उच्च न्यायालय अधिनियम। भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, जिसके माध्यम से 3 स्थानों पर उच्च न्यायालय की स्थापना की बात की जाती है। भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के माध्यम से ये प्रावधान किया जाता है कि कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय की स्थापना किया जाएगा। लेकिन जो स्थापना किया जाता है वह किया जाता है 1862 में। 1861 में अधिनियम आता है और 1862 में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, और 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भी स्थापना हो जाता है। ये पूछा गया सवाल है, इसलिए इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का भी गठन हो जाता है। तो अगर पूछा जाए कलकत्ता, मद्रास और बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना कब की जाती है, तो 1862 में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक बंगाल में सुप्रीम कोर्ट थी, कलकत्ता में एक पहले से ही न्यायालय था जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से किया जाता है। लेकिन वह वास्तव में उच्च न्यायालय नहीं होता है, वह सर्वोच्च न्यायालय होता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी कहने का मतलब जो कंपनी आई थी उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। और ये जो था पूरा पूरा जो प्रावधान किया जा रहा है अब ब्रिटेन के सम्राट या ब्रिटेन की संसद की व्यवस्था के अनुसार किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये था। तो यहीं पर अब आज ख़त्म करते हैं। हम लोगों ने देखा कि 1861 के माध्यम से ही पोर्टफोलियो को मान्यता दिया गया, विधायी परिषदों में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया। उसके बाद ये देखा कि किसको किसको शामिल किया गया, जैसे बनारस के राजा को किया गया, पटियाला के महाराजा को किया गया, और उसके बाद देखा हम लोगों ने कि सर दिनकर राव को भी शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोगों ने देखा बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में भी विधायी परिषद के गठन के लिए वायसराय को अधिकार दे दिया जाता है। और इसी को देखते हुए 1862 में बंगाल के लिए प्रावधान किया जाता है, 1886 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और 1897 में पंजाब में विधायी परिषद का गठन कर दिया जाता है। और यहीं से
विकेंद्रीकृत शासन की शुरुआत होती है। कहने का मतलब यह है कि अब जो है अलग अलग प्रांतों का गठन किया जाएगा। उसके बाद ये देख लिया यहाँ पर दोस्तों, ये वाला बिल्कुल बहुत याद रखिएगा कि ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके माध्यम से सबसे पहले भारतीयों को विधायी परिषद में शामिल किया गया, तो वह था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो दोस्तों आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।